गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं, नया टॉपिक है हमारे पास, नया चैप्टर है जिसका नाम है वाइंडिंग अप। राइट, चल वाइंडिंग अप में सेक्शन नंबर जो फर्स्ट सेक्शन है वो बात करता है 271 वाला सेक्शन हमारे पास, जो सेक्शन नंबर 271 है, और वो बोलता है ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिस केस में मेरी कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। तो कुल मिलाकर लॉ ने ऐसी 5 सिचुएशन दे रखी हैं जिस केस में वाइंडिंग अप पॉसिबल है लीगली। राइट, चलें शुरू करें हम कॉन्सेप्ट। सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी में बी वाउंड अप, कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंपनी का वाइंड अप हो सकता है। पहला, अगर मेरी कंपनी के शेयर होल्डर चाहते हैं, कंपनी बढ़िया चल रही है, सब कुछ परफेक्ट है, बट देन टू मेरी कंपनी के शेयर होल्डर चाहते हैं कि यार हम अपनी कंपनी का वाइंड अप करें, तो लॉ ने बोला है फिर शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले डायरेक्टर्स क्या करेंगे साहब, शेयर होल्डर की बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग बुलाएंगे। उस जनरल मीटिंग में डिस्कशन होगा, उस जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा और उसके बाद ही हमारी कंपनी वाइंड अप के लिए जा सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पास स्पेशल रिजोल्यूशन। और याद रखना फर्स्ट वाला केस किसके हाथ में है, ये वॉलंटरी प्रोसेस होगा जिस केस में मेरी कंपनी का वाइंड अप होने वाला है। फर्स्ट केस में हमको पास करना है स्पेशल रिजोल्यूशन, और हम सबको पता है स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% मेंबर्स 75% वोट आपको फेवर में मिले, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। तो पहला पॉइंट क्या है, कंपनी इन जनरल मीटिंग पास कर दे अगर स्पेशल रिजोल्यूशन तो मेरी कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मेरी कंपनी इंडिया के अगेंस्ट में कर रही है, अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो हम कंपनी का वाइंड अप करवा देंगे। ये कंपलसरी वाला केस होगा जिसमें एनसीएलटी या ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी का वाइंड अप कराएगा अगर उसको लगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। सब कंपनी भारत के अगेंस्ट में काम कर रही है, इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रही है और ये भारत के लिए खतरा हो सकता है, तो हम उस वाली कंपनी का वाइंड अप करने का ऑर्डर पास करवा देंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है, 271। अब ये जनरली कब केस में आएगा, जब मेरी कंपनी किसी ऐसी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जो प्रोहिबिटेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर वहाँ समस्या आ सकती है और मेरी कंपनी का वाइंड अप करवा देगा कौन, गवर्नमेंट। राइट, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में और वाइंड अप करवा लो। सेकंड पॉइंट क्या था, अगर कंपनी किस तरीके से काम करे, कंपनी के जो अफेयर्स है वो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो भी वाइंड अप हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, अगर कंपनी की वर्किंग इस तरीके से चल रही है कि वो फ्रॉडुलेंट अफेयर्स मैनेज कर रहा है, गलत तरीके से वर्किंग चल रही है, और जो फ्रॉड हो रहा है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर, तो लॉ ने बोला हम आपकी कंपनी का वाइंड अप करवा देंगे। ये भी एक सिचुएशन है जिस केस में वाइंडिंग अप हो जाएगा। अगर कंपनी कैसे काम कर रहा है, फ्रॉडुलेंट अफेयर तरीके से काम चल रहे हैं, इनकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, तो भी आपकी कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा। या फिर डिफॉल्टिंग फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स, अगर किसी कंपनी ने लगातार 5 साल तक या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र कहाँ है, सेक्शन नंबर 137 में, एनुअल रिटर्न का जिक्र कहाँ है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 92 में, लॉ ने बोला इन दोनों में से लगातार 5 साल तक आपने कुछ भी फाइल नहीं किया है, तो आपकी कंपनी का हम वाइंडिंग अप करवा देंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर था। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर था, इसका मतलब क्या है कि भाई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इन सिचुएशंस में। उसमें एक पॉइंट था, सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए था, और वहाँ पर बोल रहा था 3 साल। अगर मेरी कंपनी ने 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न इंग्लिश वाला और फाइल नहीं किया 3 साल तक, तो जैसे ही वो 3 साल निकल गए, जो उस दिन मेरी कंपनी में डायरेक्टर है, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए वहाँ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई था,
और अगर कंपनी ने 2 साल और वही चीज़ कंटिन्यू रहने दी तो हम सेक्शन नंबर 271 में आपका वाइंडिंग अप करवा देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर 5 साल का जिक्र है। सेक्शन नंबर कौन सा है आपका? 271। हमने 4 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर मेंबर ने जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा दिया तो आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर मेरी कंपनी इस तरीके से काम कर रही है जो अगेंस्ट द इंटीग्रिटी सोवर्जिनिटी ऑफ इंडिया है तो आपका वाइंडिंग अप हो जाएगा। भारत की अखंडता, सौभाग्यता, संप्रभुता, राइट, इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी काम कर रही है तो आपका वाइंडिंग अप हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर कंपनी की वर्किंग फ्रॉडुलेंट अफेयर्स काम कर रहा है तो आपका वाइंडिंग अप करवा देंगे। या फिर मेरी कंपनी ने एनुअल अकाउंट्स या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कराए, कितने साल तक? 5 साल। 5 साल वो भी बीच में गैप नहीं है, कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स है तो आपका वाइंडिंग अप हो जाएगा। या फिर 5वां पॉइंट क्या है? जस्ट एन इक्विटेबल केस है। ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये जस्ट एन इक्विटेबल केस कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ट्रिब्यूनल को लगना चाहिए कि यार यही सफिशिएंट रीज़न है और इस केस में वाइंडिंग अप हो सकता है। इसका 1-2 एग्जाम्पल लें। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 241। सेक्शन नंबर 241 बात करता है ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट, और वहाँ पर हमने बहुत ध्यान से देखा भी हमने कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, मेंबर्स को प्रूफ करना पड़ेगा कि सर, ट्रिब्यूनल को बोलेंगे हम सर कि सर अगर आपने 241 में हमको रिलीफ नहीं दिया तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। ये वाला केस आपका कहाँ पर फॉल होगा? जस्ट एन इक्विटेबल कॉज में, राइट। डेडलॉक इन दी मैनेजमेंट है, ये भी कहाँ पर फॉल होगा? जस्ट एन इक्विटेबल कॉज में। इसका मतलब ये है हर वो पर्याप्त रीज़न वो आएगा आपका 5th पॉइंट में। 5th पॉइंट एक जनरल पॉइंट हो गया, रेजिडरी पॉइंट हो गया, हर एक पॉइंट आएगा 5th पॉइंट में, जहाँ पर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि बस यही रीज़न है, अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा तो मेरी कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा, राइट। ऐसा ही सिचुएशन कहाँ है? लगभग सेक्शन नंबर 163 में डायरेक्टर जब हम अपॉइंट करते हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ भी यही काम हो रहा है कि भाई मेजॉरिटी डायरेक्टर ऐसे काम कर रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर वो कॉन्ट्रावेशन जैसा है, तो भी लॉ ने वहाँ पर माइनॉरिटी को पावर दी कि आप अपने 2/3 डायरेक्टर अपॉइंट करो। ये भी सब कहाँ पर पॉइंट आएंगे? जस्ट एन इक्विटेबल केस में, राइट। चलें, तो हमने 5 केसेस में बात करी है जिस केस में, जो सिचुएशंस में आपकी कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा। पहला वाला केस, अगर कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। सेकंड वाला, अगेंस्ट दी सोवर्जिनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया काम कर रहा है। थर्ड वाला पॉइंट, फ्रॉडुलेंट अफेयर्स है। फोर्थ पॉइंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न फाइल नहीं करे लगातार 5 साल तक। या लास्ट पॉइंट है, जस्ट एन इक्विटेबल केस। चल, तो ये हमारे 5 केस हुए जिन केस में आपकी कंपनी का सिचुएशंस दी गई हैं जिन केस में वाइंडिंग अप हो सकता है। अब वाइंडिंग अप होगा तो लॉ ने बोला यार कोई ना कोई पिटीशन लगाएगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन काइंड ऑफ लगाएगा वाइंडिंग अप के लिए। भाई ट्रिब्यूनल को कोई वो आकाश में कोई बिजली नहीं कड़केगी कि हे मूर्ख तू क्या कर रहा है, वाइंडिंग अप कर दे इस कंपनी का ना। लॉ ने बोला आपको पिटीशन लगाना पड़ेगा। तो पिटीशन लगाने के लिए 5 तरह के पर्सनस को ऑथराइज करा है। पहला, कंपनी विल प्रेजेंट पिटीशन अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कंपनी खुद पिटीशन प्रेजेंट करेगा अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब वर्किंग की बात करी है हमने, राइट। आगे, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी क्या कर सकते हैं? पिटीशन लगा सकते हैं। और कॉन्ट्रीब्यूटरी अगर हम एक शब्द में ख़त्म करें, एक लाइन में ख़त्म करें, कॉन्ट्रीब्यूटरी हम उस व्यक्ति को बोलेंगे जो वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी की एसेट्स में कंट्रीब्यूट करता है। उस पर्सन को हम कौन बोलेंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरीज। वो डायरेक्टर भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है। सीधी बात है, जो असेट्स में कंट्रीब्यूट करता है टू सेटिस्फाई द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स और अदर पर्संस, उस हर एक व्यक्ति को हम क्या बोलने वाले हैं? कंट्रीब्यूटरी। अब कौन से वाले कंट्रीब्यूटरी कवर हैं? तो होल्डर ऑफ शेयर्स ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग द 18 मंथ प्रीसीडिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर। लॉ ने बोला वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ तो वाइंडिंग अप के ऑर्डर से पिछले 18 महीने में जिसके पास 6 महीने शेयर्स होल्डिंग है उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे साहब? कंट्रीब्यूटरी। मतलब 1.5 साल में अगर आपके पास 6 महीने की होल्डिंग है तो हम क्या बोलेंगे आपको? कंट्रीब्यूटरी। फॉर एग्जांपल,
अगर आपका वाइंडिंग अप हुआ 30 अप्रैल 2020 को, तो लॉ ने बोला यहाँ से हम प्रीवियस 18 महीने जाएं। 18 महीने कब आएंगे? लगभग आपके 2018 के आसपास आएंगे, सिर्फ हाँ 18 के आसपास आएंगे। तो वहाँ पर आपका वहाँ से लेकर आज तक पिछले 6 महीने में जो भी व्यक्ति शेयर्स होल्ड करा है 6 महीने तक, उस हर व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरी। आरओसी को भी पावर दी गई है। द रजिस्ट्रार शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ओनली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला, ग्राउंड नंबर 2, कंपनी एक्टिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो ये वाला पॉइंट हो गया लगभग। वे द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग फ्रॉडुलेंटली कंडक्टेड, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न बाय द कंपनी, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। और जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज में ये पॉइंट हो गया। कुल मिला के फर्स्ट वाले पॉइंट में आरओसी को पावर नहीं है। ये 4 केसेस में 271 के आरओसी को पावर है, राइट। चले, या फिर और किसी पर्सन जिसको ऑथराइज करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो व्यक्ति भी पिटीशन लगा सकता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने ट्रिब्यूनल को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इफ द पिटिशन इज मेड ऑन द ग्राउंड दैट द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकती है अगर कंपनी कैसे काम कर रही है? अगेंस्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो भी आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा। चले, तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर 271 एंड 272। 271 में भी 5 सिचुएशंस हैं और 272 में पिटीशन लगाने वाले 5 तरह के पर्सन्स हैं, राइट। हमने बात करी सेक्शन नंबर 271 की, 272 की। अब हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 273, और ये बात करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, राइट। बहुत ध्यान से हमने 271 में सिचुएशंस देखी है, 272 में हमने देखा है पिटीशन फाइल करने का, और 273 में पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। क्योंकि पिटीशन फाइल होगी, पिटीशन गई ट्रिब्यूनल के पास, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा वो सारा का सारा जिक्र सेक्शन नंबर 273 में है, राइट। बहुत ध्यान से। तो इन्होंने क्या बोला है? नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या करेगा साहब? ऑर्डर देगा। तो उन्होंने बोला ऑन रिसिप्ट ऑफ पिटीशन, जो आपने लगाई है 272 में, ट्रिब्यूनल में पास एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। इन 5 में से कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है ट्रिब्यूनल। फर्स्ट, डिसमिस कर सकता है विद और विदाउट कॉस्ट, वो पिटीशन को डिसमिस कर सकता है ट्रिब्यूनल, फर्स्ट पॉइंट है। या फिर कोई भी उचित इंटरिम ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल, या फिर अपॉइंट कर सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, या फिर टिल द मेकिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर, तब तक वो रहेगा, या फिर मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट, या तो डिसमिस कर देगा विद और विदाउट कॉस्ट फर्स्ट पॉइंट में, या फोर्थ पॉइंट में वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा विद और विदाउट कॉस्ट, मतलब कुछ अमाउंट वो कंपनसेशन का, या और कोई ऑर्डर जो उसे उचित लगता है वो ऑर्डर भी पास करवा सकता है। कौन? ट्रिब्यूनल। बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा भाई? ट्रिब्यूनल को क्या पावर है? तो लॉ ने बोला ट्रिब्यूनल को पावर है कि ट्रिब्यूनल के पास जैसे ही पिटीशन आई 272 में, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। कितने तरह के ऑर्डर दिए हैं? 5 तरह के। पहला, उस पिटीशन को डिसमिस कर सकता है विद और विदाउट कॉस्ट, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है? अलाउ कर सकता है पिटीशन को विद और विदाउट कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? अपॉइंटमेंट कर सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर का। और फिफ्थ पॉइंट एनी अदर केस। चले, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना है हमको जब हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? किसका? प्रोविजनल लिक्विडेटर का। बिफोर अपॉइंटिंग अ प्रोविजनल लिक्विडेटर द ट्रिब्यूनल शेल, हमको नोटिस देना है। किसको? कंपनी को नोटिस देना है, एक पॉइंट है। और ग्रांट टू द कंपनी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, और हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हाउएवर द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद सच नोटिस, ट्रिब्यूनल ऐसा नोटिस कंपनी को नहीं देगा, मतलब कोई ना कोई सीरियस केस होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। इफ़ देर इज़ अ सम स्पेशल रीज़न, कोई स्पेशल रीज़न हुआ तो उस केस में वो मना कर देगा, कोई भी नोटिस वोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। आगे एक और स्पेशल पॉइंट है, सिचुएशन वेयर पिटिशन ऑफ वाइंडिंग अप इज मेड ऑन अ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड
then the company should be wound up and the tribunal may refuse to make an order of winding up if it is of the opinion that some other remedy is available। याद रखना ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब वाइंडिंग अप का ऑर्डर तो सबसे आखिरी अस्त्र है हमारे पास, उसके पहले अगर कुछ ऑप्शन अवेलेबल है तो पहले उसको एक्सरसाइज करना है, अदरवाइज क्या करना है आपको, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वाइंडिंग अप का। The tribunal shall not refuse to make a winding up order merely because of the reason that the assets of the company have been mortgaged for an amount equal to excess of those assets। असेट्स जो मॉर्गेज करी गई हैं वो उतने बराबर अमाउंट की या उससे ज़्यादा के लिए मॉर्गेज करी गई हैं। एंड द कंपनीज या फिर कंपनी के पास कोई भी असेट्स नहीं है। लॉ ने बोला ये फालतू रीज़न नहीं है यार, ये कोई रीज़न नहीं है वाइंडिंग अप के लिए, तो ट्रिब्यूनल इनकी बात नहीं मानने वाला है। राइट चले, तो ये है हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा है आपके पास 2। द ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर मेयरली बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट, ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा था यार 273। 5 सिचुएशन दी गई हैं जिसमें ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। पहला डिसमिस का, 4th पॉइंट अलाउ का, 2nd पॉइंट इंटरिम का, 3rd पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर का, और 5th पॉइंट एनी अदर केस वाला। एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 274 है। एंड सेक्शन नंबर 274 डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। राइट, सब ट्रिब्यूनल आपको बोल सकता है कंपनी को कि भाई आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करें। ड्यूटी टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसकी जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। वेयर अ पिटिशन इज फाइल्ड फॉर वाइंडिंग अप बाय एनी पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति कंपनी के अलावा, मतलब 272 में जो पिटीशन वाला केस है उसमें 1st पॉइंट को छोड़कर वो चारों में से किसी ने फाइल करा, अदर देन द कंपनी द ट्रिब्यूनल शेल इफ सेटिस्फाइड, यस सेटिस्फाइड है, देन डायरेक्ट द कंपनी की टू फाइल इट्स ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज, और हम 30 दिन और दे देंगे अगर सफिशिएंट रीज़न हुआ तो। ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 30 दिन। ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट द पिटिशनर to deposit such security for cost as a precondition to issue directions to the company। ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि भाई आप कुछ पैसा जमा कराएं, राइट। इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देन कंपनी शैल नॉट हैव अ राइट टू अपोज द पिटिशन। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल नहीं करा कंपनी ने, तो लॉ ने बोला फिर आप डिफेंस की पावर को भूल जाओ, फिर आपको डिफेंस करने का अधिकार नहीं है। A complaint may be filed before the special court by registrar, provisional liquidator, company liquidator, or any other person authorized by the tribunal. Thereupon, the directors and officers of the company liable for non-compliance, imprisonment कितना है, सब 6 महीने का रहना खाना फ्री है, 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक लगेगा पेनल्टी फाइन। ड्यूटी टू सबमिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप इज पास बाय द ट्रिब्यूनल, द डायरेक्टर ऑफिसर की जिम्मेदारी है आपको 30 दिन में सबमिट करना है, किसको, लिक्विडेटर को, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यूली कंप्लीटेड ऑडिटेड अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। राइट, जिस तारीख तक ऑर्डर दिया है और उस तारीख तक की आपको बुक्स ऑफ अकाउंट देनी पड़ेगी लिक्विडेटर को, वो भी 30 दिन के अंदर। ध्यान से, स्टेटमेंट सबसे पहला पॉइंट है, सब ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए बोल सकता है 30 दिन प्लस 30 दिन। 2nd पॉइंट बोल रहा है कि ट्रिब्यूनल पिटिशनर को बोल सकता है भाई तुम कॉस्ट जमा कराओ, नहीं फाइल करा तो डिफ़ॉल्ट है, इतनी इतनी पेनल्टी लगने वाली है, और 30 दिन में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करने पड़ेंगे। किसको, प्रोविजनल लिक्विडेटर को। कब तक फाइल करने पड़ेंगे, जिस तारीख को ऑर्डर हुआ है तब तक। राइट, ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा है आपका 274। चलिए अब हम बात करें सेक्शन नंबर 275 की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम बात करेंगे 2 सेक्शन की, सेक्शन नंबर 275 एंड सेक्शन नंबर 276, और ये दोनों बात करते हैं कंपनी लिक्विडेटर प्रोविजनल लिक्विडेटर के जिक्र से। चलें, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें दोनों कॉन्सेप्ट में। एक हमने पढ़ा है अभी प्रोविजनल लिक्विडेटर, और एक आने वाला है आपके कंपनी लिक्विडेटर। याद रखना बहुत ध्यान से, प्रोविजनल लिक्विडेटर कब अपॉइंट होगा, जब आपने वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन लगाई है
इस ड्यूरेशन पे अपॉइंट होगा और जब तक आपका ये वाइंडिंग अप का ऑर्डर की हियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, फॉर द टाइम बीइंग आपको अपॉइंट करना पड़ेगा लिक्विडेटर को, और उस लिक्विडेटर को हम क्या बोलते हैं? प्रोविजनल लिक्विडेटर। क्यों? अरे भाई, आपने 272 में पिटीशन लगाई वाइंडिंग अप की, ज़रूरी नहीं है कि ट्रिब्यूनल आपकी पिटीशन पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दे, माइट भी रिवर्स भी कर सकती है, तो फिर तो कोई लिक्विडेटर की ज़रूरत ही नहीं है। तभी हमने क्या वर्ड यूज़ करा? प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब विच इज़ नॉट फाइनल, राइट? चले ध्यान से। और कंपनी लिक्विडेटर कब आता है? जब कंपनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दे पा रही है, तो उन वाली असेट्स को, कंपनी की असेट्स को रियलाइज़ करता है, उनको सेल आउट करता है, क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटिस्फाई करता है। ये सारे के सारे काम कौन करता है? कंपनी लिक्विडेटर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाइंडिंग अप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, वाइंडिंग अप की हियरिंग कंप्लीट होने के बाद, और अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो गया कि यार इस कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो फिर आपका पिक्चर में कौन आता है? कंपनी लिक्विडेटर। देन मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रोविजनल लिक्विडेटर ही क्या बन जाए? आपका कंपनी लिक्विडेटर या ऑफिशियल लिक्विडेटर। चलो हम बात करें सेक्शन नंबर 275 में, एंड सेक्शन नंबर 275 बात करता है कंपनी लिक्विडेटर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर व्हेन द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। बहुत ध्यान से, हमने भी यही बात की है, हियरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हुआ कि कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए, द ट्रिब्यूनल शैल अपॉइंट द कंपनी लिक्विडेटर फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब आपको क्लैरिटी आई होगी कि भाई कब अपॉइंटमेंट होगा इस बंदे का। आगे, हु कैन बी द कंपनी लिक्विडेटर? शैल बी इधर ऑफिशियल लिक्विडेटर को हम कंपनी लिक्विडेटर बोले, अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर द IBC कोड में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, इसका एक एग्जामिनेशन होता है, उसको पास करने के बाद आप ये बन सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर कौन स्पेसिफाई करेगा? ट्रिब्यूनल स्पेसिफाई करेगा। एक बात, ऑन द बेसिस ऑफ टास्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम कितना बड़ा है, इसके हिसाब से आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर कौन लगाएगा? ट्रिब्यूनल लगाएगा। लिमिट रिस्ट्रिक्ट करेगा पावर बाय द अपॉइंटिंग हिम। बराबर है। प्रोविजनल लिक्विडेटर, याद रखना, प्रोविजनल लिक्विडेटर को सिर्फ और सिर्फ किस ड्यूरेशन से चालू होगा अपॉइंटमेंट? जब वाइंडिंग अप की पिटीशन लगा दी गई है, एप्लीकेशन लगा दी गई है, और जब तक वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं आया, इस ड्यूरेशन में रहेगा प्रोविजनल लिक्विडेटर। इसके बाद कौन रहेगा? आपका कंपनी लिक्विडेटर, अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है ट्रिब्यूनल के द्वारा। फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द लिक्विडेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि साहब आप लिक्विडेटर हों और आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो आप कंपनी कैसे अपने रिलेटिव को बेच रहे हो सस्ते दाम में, ऐसा नहीं है। विदिन 7 days सच लिक्विडेटर शेल फाइल विद द ट्रिब्यूनल अ डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा और उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अगर आपका अपॉइंटमेंट में कोई ऐसा इंटरेस्ट वगैरह है, आपके रिलेटिव की कंपनी इसका वाइंडिंग अप के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर एज कंपनी लिक्विडेटर दोनों पॉसिबल है। वाइल पासिंग एन ऑर्डर द ट्रिब्यूनल में अपॉइंट, फिर हम उसी व्यक्ति को जिसको हमने प्रोविजनल अपॉइंट किया है उसी को हम ऑफिशियल या कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगे। ये हमारे पास छोटा सा सेक्शन नंबर कौन सा था यार? 275 में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया, उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। कंपनी लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर या IBC में जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो भी बन सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगी। हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और प्रोविजनल लिक्विडेटर ही आपका कंपनी लिक्विडेटर बन सकता है। अब हम बात करें 276 की, और हेडिंग से ही लग रहा है आपको रिमूवल या रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। भाई रिमूवल होगा तो मतलब कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट होगी बंदे की। रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर, ट्रिब्यूनल याद रखना जो अपॉइंट करेगा वही रिमूव करेगा, तो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया तो रिमूव भी कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल में रिमूव द प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। पहला,
बंदे ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया, हमने लेके हटा दिया। बंदे ने फ्रॉड किया, मिसफिसेंस किया है। प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंस और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर और डिलीजेंस इन परफॉर्मेंस, इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो फिर लॉ ने बोला इन 5 केसेस में आपको हम रिमूव कर देंगे, राइट, और आपकी जगह फिर किसी दूसरे को लेकर आएंगे। पहला पॉइंट क्या है? मिसकंडक्ट। सेकंड पॉइंट फ्रॉड। थर्ड पॉइंट प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंस। फोर्थ पॉइंट इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल या कंपनी लिक्विडेटर। और फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। अब हमने किसी उस व्यक्ति को हमने रिमूव कर दिया, तो ये जो काम है वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑफ वर्क टू अनदर लिक्विडेटर कब कब पॉसिबल है? इन केस ऑफ डेथ, बंदे की डेथ होगी लिक्विडेटर की, या बंदे ने रिज़ाइन कर दिया, या उसको हमने रिमूव कर दिया। ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर द ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र किसी दूसरे कंपनी लिक्विडेटर को, और आपको रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में। Removal of loss from the liquidator, where the tribunal is of the opinion that any liquidator is responsible for causing any loss or damage due to fraud, misfeasance or failure to exercise due care, the tribunal may recover, ये recover है, may recover or cause to be recovered such loss, damage from the company liquidator and pass such order। अगर आपने फ्रॉड करा, लिक्विडेटर ने फ्रॉड किया, तो लॉ ने बोला हम उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन द ट्रिब्यूनल शेल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रोवाइड करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड OPH आपको देना पड़ेगा, ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले इन सेक्शन में, राइट। बहुत ध्यान से हमने बात करी सेक्शन नंबर 275 की, हमने बात करी सेक्शन नंबर 276 की, और 275 बात करता है अपॉइंटमेंट की, 276 बात करता है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर की। अब हम बात करें सेक्शन नंबर 277 की, एंड सेक्शन नंबर 277 बात करता है इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड ROC रजिस्ट्रार, राइट। हम इंटीमेशन दे रहे हैं, मतलब ये इंटीमेशन किस चीज़ की जाएगी यार? लॉजिकल चीज़ है, ट्रिब्यूनल देगा इंटीमेशन, और किस चीज़ की देगा? वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया। मतलब यहाँ पर होगा क्या, आपको जब भी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया तो उसकी एक इंटीमेशन जाएगी कंपनी लिक्विडेटर को, प्रोविजनल लिक्विडेटर को, ROC को जाएगी। कंपनी अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी जा सकती है, सेबी को भी जा सकती है। चलो, इंटीमेशन ऑफ ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल, बहुत बढ़िया। कौन करेगा इंटीमेशन? ट्रिब्यूनल करेगा। कब करेगा? वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, यहाँ से अपॉइंटमेंट आ गया, अगर अपॉइंटमेंट हुआ है प्रोविजनल लिक्विडेटर का फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो वो 7 दिन के अंदर जब से उसने ये ऑर्डर पास किया है, आपको इंटीमेशन देना है प्रोविजनल, कंपनी लिक्विडेटर, ROC, और इनको अपडेट करना है। और अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी हुई तो ROC के साथ में स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भाई हमने प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर लिया है कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए। वाइंडिंग अप ऑर्डर शेल बी डीम्ड टू बी द नोटिस, जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर है वो डीम्ड टू बी नोटिस है कि भाई सारे के सारे एम्प्लॉयज़, वर्कमैन वगैरह जो हैं कंपनी के, जिसका वाइंडिंग अप होने वाला है, वो सब के सब डिस्चार्ज हो गए। बट अगर मेरी कंपनी कंटिन्यू है तो उनको डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, वर्कमैन ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट वेयर द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज़ कंटिन्यूड। अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है तो फिर डिस्चार्ज नहीं मानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक बनानी है वाइंडिंग अप कमेटी। फंक्शंस क्या होंगे? वो सारे फंक्शन नीचे लिखे हैं। लॉ ने बोला है जब से आपने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया है 3 हफ्ते के अंदर, जब से आपने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया है उससे 3 हफ्ते के अंदर कंपनी लिक्विडेटर एप्लीकेशन लगाएगा ट्रिब्यूनल को कि साहब आप कॉन्स्टिट्यूट करें एक वाइंडिंग अप कमेटी। और वाइंडिंग अप कमेटी में कौन कौन रहेगा? लिक्विडेटर रहेगा,
नॉमिनी रहेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के और प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल जो अपनी सलाह वगैरह देंगे या क्रेडिटर अपना क्लेम मांगेगा। कितने वक्त में अपॉइंट करना है? 3 हफ्ते में। 3 हफ्ते कब से स्टार्ट होंगे? वाइंडिंग अप के ऑर्डर से। कौन एप्लीकेशन लगाएगा? कंपनी लिक्विडेटर। किसको? ट्रिब्यूनल को कि सर आप एक कॉन्स्टिट्यूट करें जिसका नाम क्या होगा? वाइंडिंग अप कमेटी। काम क्या क्या है इनका? पहला, टेकिंग ओवर दी असेट्स को अपने पास रखेगा। एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उनको चेक करेगा। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कैश, एनी अदर असेट्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी को रिव्यू करने का काम इसका है। एसेट्स को सेल करेगा। फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नाम नहीं छूटना चाहिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड या और कोई फंक्शन जो ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है। मंथली रिपोर्टिंग बाय द कंपनी लिक्विडेटर टू ट्रिब्यूनल टिल द फाइनल रिपोर्ट, जब तक फाइनल रिपोर्ट कंपनी के डिसोल्यूशन की नहीं दी गई है तब तक आपको मंथली रिपोर्ट देना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को। चल, फिर सेक्शन नंबर 278 है और ये बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप। छोटे छोटे से 3 सेक्शन हैं। शेल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स, ऑल कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द कंपनी, इनके फेवर में जाएगा। सेक्शन 279 बात करता है स्टे ऑफ सूट्स एटसेट्रा ऑन द वाइंडिंग अप ऑर्डर। वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया तो जो केस वगैरह फाइल हैं वो चलेंगे, बंद हो जाएंगे। स्टे ऑफ सूट्स लीगल प्रोसीडिंग इफ वाइंडिंग अप ऑर्डर इज पास्ड तो हो जाएगा। या फिर किसका अपॉइंटमेंट हो गया यार? प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो गया तो जितने भी केस कार्रवाई आपके अगेंस्ट में पेंडिंग थे उन सब पे स्टे ऑर्डर लग जाएगा। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन बाय द ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज फॉर कंटिन्यूशन ऑफ एनी सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी अपील फाइल करना तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। शेल नॉट बी स्टार्टेड, मतलब इसके पहले स्टार्ट नहीं होगा। सेक्शन नंबर 280 बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल शेल हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द डिस्पोज ऑफ एनी सूट प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी ने लगाया, कंपनी के लगाया अगेंस्ट में, उस पर राइट है उसको। एनी क्लेम मेड बाय, कंपनी ने क्लेम किया या कंपनी के अगेंस्ट में किया, उस पर अधिकार है जो उसकी ब्रांचेज ऑल ओवर द इंडिया है। एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 233 मर्जर अमालगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी, उस पर इसको अधिकार है। एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी, पहले किसको अधिकार मिले? पहले गवर्नमेंट के टैक्सेस का रिपेमेंट करें, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का पैसा वापस करें, या पहले हम वर्कमैन को दें? तो किसको कब देना है ये कौन डिसाइड करेगा? ट्रिब्यूनल। वेदर ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट इंक्लूडिंग दोज रिलेटिव्स टू द असेट्स, बिजनेस राइट्स एटसेट्रा। Only suit can be proceeded with the approval of tribunal subject to the terms decided by the tribunal, right? ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन कौन सा था यार? सेक्शन नंबर 277 जिसमें बात कर रहा है वो इंटीमेशन की। याद रखने वाली की बात 7 दिन है और 3 हफ्ते वाली बात है और यहाँ पर कमेटी वगैरह बनती है। सेक्शन नंबर 278, 279, 280 यूं ही एग्ज़ाम के हिसाब से काम के सेक्शन नहीं है, बट फिर भी याद रखने में क्या जाता है, 2-2 लाइनें हैं, अगर कुछ आ जाता है तो हम वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमने सेक्शन नंबर 277, 278 एंड 279 एंड 280 की बात की है। इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप, स्टे ऑफ सूट्स, और स्टे ऑफ सूट्स में भी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब इन तीनों में से अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 279 में कुछ है जो हमको याद रखने वाला है। चल, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास और नेक्स्ट सेक्शन बात करता है सेक्शन नंबर 281 की, राइट। ध्यान से, सेक्शन नंबर 281 बात करता है कि आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर। वो भी रिपोर्ट किसको देनी पड़ेगी? ट्रिब्यूनल को। सेक्शन नंबर 281 बात करता है कि कंपनी लिक्विडेटर को वाइंडिंग अप वगैरह का ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मतलब पिटिशन वगैरह हमने लगा दी है, सब कुछ कर दिया हमने सेक्शन नंबर 271 से लेकर 280 तक। तो लॉ ने बोला फिर आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी लिक्विडेटर को, किसको? ट्रिब्यूनल को, वो भी 60 दिन के अंदर। Such report shall be submitted by liquidator within 60 days to the tribunal a report containing the following particulars। और रिपोर्ट में कुछ कुछ चीज़ें रहने वाली हैं। अब
ये जो कुछ कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, इनको अगर हम स्टार्ट करें पढ़ना तो याद रखना ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मेरे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, पहली बात। और बैलेंस शीट के भी आइटम कौन से, या तो मुझे पैसा लेना है या मुझे पैसा देना है, वो वाले आइटम्स रहेंगे। से फॉर एग्जांपल डेटर्स क्रेडिटर्स की बात रहेगी, राइट, कि भाई कितना अमाउंट आपको लेना है, कितना अमाउंट आपको देना है। कैपिटल की बात रहेगी, गारंटी वगैरह दी है उसकी बात रहेगी, वो सारी चीज़ें, और असेट्स की बात रहने वाली है, राइट। पहला पॉइंट, द नेचर एंड डिटेल्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग देयर लोकेशन एंड वैल्यू। वो जो कंपनी की एसेट्स हैं उनकी लोकेशन क्या है और आज के दिन में वैल्यू कितनी है। स्पेसिफिकली कैश बैलेंस इन हैंड कितना है, बैंक में कितना पैसा पड़ा, नेगोशिएबल सिक्योरिटीज़ हैं कुछ कंपनी के पास तो उनकी डिटेल दें रिपोर्ट में, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अमाउंट ऑफ इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का कोई वजूद नहीं है तो उन्होंने बोला इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल का फिगर दो। एग्जिस्टिंग एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स के रिस्पेक्ट में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हैं उनकी वैल्यू दो। The debts due to the company, the name and address, occupation of the person from whom they are due, and the amount likely to be realized on account thereof, debtors की information, राइट। ये हो गया क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन, ये हो गया शेयर कैपिटल की बात, और ये हो गई एसेट्स की बात। गारंटी अगर कुछ है जो कंपनी ने दी है उसकी इंफॉर्मेशन भी देना है। लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कौन कौन व्यक्ति बुरे समय में पैसा देगा कंपनी को, उन बंदों का नाम दो, और कितना अमाउंट लगभग मिलने की गुंजाइश है अनपेड कॉल के रिस्पेक्ट में, वो भी इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क, हम पहुंच गए सब आईपीआर पे, इंटेंजिबल असेट्स पे पहुंच गए, उसकी इन्फॉर्मेशन दो क्योंकि जब ये बिकेगी तो बहुत पैसा मिलेगा। डिटेल्स ऑफ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशंस इफ एनी, कोई भी कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उनकी इन्फॉर्मेशन दो। जॉइंट वेंचर करा हुआ है हमने किसी बाहर वाली कंपनी के साथ में या किसी दूसरी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। डिटेल्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इफ एनी, डिटेल्स ऑफ लीगल केसेस फाइल्ड बाय अगेंस्ट दी कंपनी, या और कोई इन्फॉर्मेशन जो लिक्विडेटर को लगता है कि भाई ये उचित इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। किसको, ट्रिब्यूनल को। कितने दिन के अंदर, 60 डेज़ के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या क्या है, तो एसेट्स देनी है हमको, एसेट्स में उनकी लोकेशन, उनकी वैल्यू, कितना अमाउंट करेगा वो सारी देनी है आपको। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का फिगर देना है आपको, डेटर्स क्रेडिटर्स के फिगर देने हैं आपको, इंटेंजिबल एसेट्स के फिगर देने हैं, गारंटी के कोई फिगर है वो देने हैं, कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटरी से मिल सकता है वो इन्फॉर्मेशन देना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जॉइंट वेंचर है, कोलैबोरेशन है, उसकी इंटीमेशन आपको देना है। डिटेल्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडी और लीगल केसेस फाइल, जो कंपनी ने फाइल करें या कंपनी के अगेंस्ट में फाइल करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी लिक्विडेटर किसको देगा, ट्रिब्यूनल को देगा। कितने वक्त में, 60 दिन में। रिपोर्ट्स टू कंटेन पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड एनी फ्रॉड कमिटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। भाई प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है उस टाइम पर कोई फ्रॉड वगैरह करा गया था, वो उसका जिक्र भी कहाँ पर आना चाहिए, रिपोर्ट में आना चाहिए। द कंपनी लिक्विडेटर शेड ऑल्सो मेक अ रिपोर्ट, कंपनी लिक्विडेटर रिपोर्ट बनाएगा ऑन द वाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की वाइबिलिटी क्या है, द स्टेप्स विच इन हिज ओपिनियन आर नेसेसरी फॉर मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो ऐसा बोल सकता है वो लिक्विडेटर कि सर अगर ये वाली एसेट्स को हमने थोड़ा सा और अच्छे से कर दिया तो मे बी ये ज़्यादा हमको वैल्यू रियलाइज़ करके दे, तो भी वो अपनी रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल को दे सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट बाय क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी, कौन चेक करने वाला है यार, क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। एनी पर्सन डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ इन राइटिंग टू बी अ क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ द कंपनी, जो भी व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कंपनी का क्रेडिटर हूँ या मैं कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूटरी हूँ, शेल बी एंटाइटल्ड बाय हिमसेल्फ, खुद या आप एजेंट के द्वारा, एट ऑल द रीजनेबल टाइम आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन, और उनके एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं बाय पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, राइट। बहुत ध्यान से। अरे भाई क्रेडिटर है, क्रेडिटर जानना चाहेगा कि भाई हमको ओवरऑल कितना अमाउंट लेना है, कितने रुपए की एसेट्स इन्वॉल्व है कंपनी के पास में, तो उन्होंने बोला क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी जो भी अपने आप को
इस कंपनी का बोलता है वो पर्सन इस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन कर सकता है और इस रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट भी ले सकता है। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास? 281। 281 में हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो 60 डेज़ का ड्यूरेशन कि 60 दिन में लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर रिपोर्ट देगा किसको? ट्रिब्यूनल को। एक बात। दूसरी बात, सब रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट रहेंगे? तो वही सारे कंटेंट रहेंगे जो हमारी बैलेंस शीट में जहाँ से पैसा मिल सकता है या जिसको पैसा देना है, वो सारे आइटम्स यहाँ पर रहने चाहिए, राइट। फिर रिकमेंडेशन रहेगा एक तरह का ट्रिब्यूनल ये भी बताएगा कि भाई प्रमोशन कंपनी जब हमने फॉर्मेशन किया था उस टाइम पे कोई फ्रॉड वगैरह किया है प्रमोटर ने, वो भी बताना पड़ेगा आपको। और लिक्विडेटर एक रिकमेंडेशन देगा वाइबिलिटी ऑफ द कंपनी पे, कितनी वाइबल है, चल सकती है, क्या है पॉसिबिलिटी उसकी। एंड सेकंड चीज़, हम एसेट्स में और क्या करें ताकि वो अच्छी वैल्यू हमें रियलाइज़ करें। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 281। अब रिपोर्ट आपने फाइल कर दी ट्रिब्यूनल को 60 दिन के अंदर, तो रिपोर्ट के ऊपर कोई ना कोई डायरेक्शंस मिलेंगे। तो डायरेक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, सेक्शन नंबर कौन सा है? 282। द ट्रिब्यूनल शैल ऑन कंसिडरेशन ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर रिपोर्ट फिक्स द टाइम लिमिट विद इन विच एंटायर प्रोसीडिंग शैल बी कंप्लीटेड एंड द कंपनी बी डिसॉल्व्ड। रिपोर्ट मिल गई, रिपोर्ट मिलने के बाद वो तय करेगा ट्रिब्यूनल कि भाई कितने वक्त में पूरी की पूरी वाइंडिंग अप प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट एक बात, आफ्टर हियरिंग द क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरी लिक्विडेटर इस टाइम लिमिट को रिवाइज भी कर सकता है। से फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल ने बोला भाई 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए इस कंपनी का वाइंडिंग अप, बट क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरी लिक्विडेटर ने अगर ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है तो उस टाइम लिमिट को वो 1 साल को बढ़ाकर और फर्दर टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है। ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो ऑर्डर द सेल ऑफ द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न और इस एसेट्स, उनको एज अ गोइंग कंसर्न कंपनी को या उसके एसेट्स को सेल का ऑप्शन भी बोल सकता है। ये सेल करने के लिए फॉर दिस अपॉइंट आपको एक सेल कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी जिसमें कौन कौन रहेगा? क्रेडिटर्स रहेंगे, प्रमोटर्स रहेंगे, ऑफिसर ऑफ द कंपनी रहेगा उसमें। और ये सेल कमेटी क्या करेगा? लिक्विडेटर को असिस्ट करेगा। ध्यान रखना, ये सेल कमेटी जो बनाई है क्रेडिटर्स की, प्रमोटर्स की, ऑफिसर्स की, ये सेल नहीं करेगा, ये असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा कि सर आप ये प्रॉपर्टी इनको बेच दें तो शायद आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए। Where a report is received from the company liquidator or the central government or any person that fraud has been committed in respect of the company, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है कि कंपनी ने फ्रॉड किया था in respect of the company, yes, the tribunal shall without prejudice to the process of winding up, मतलब विदाउट अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप हम आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देंगे। और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने पहले पढ़ा है इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 210 में होता है। डायरेक्ट द कंपनी लिक्विडेटर टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट पर्सन हु वर इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ फ्रॉड। बहुत ध्यान से 281 में हमने रिपोर्ट दी किसको? ट्रिब्यूनल को। 60 दिन के अंदर रिपोर्ट में ज़माने भर के कंटेंट है। एक और पॉइंट क्या था वहाँ पर कि भाई लिक्विडेटर ये भी बोल सकता है साहब कि ये भी चेक कर सकता है कि कौन कौन पर्सन कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे फ्रॉड था, वाइबिलिटी क्या है कंपनी की, एसेट्स को हम किस तरीके से सेल करें ताकि ज़्यादा पैसा मिल पाए। और इंस्पेक्शन की बात थी कि जो भी क्रेडिटर है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी है, वो इस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन कर सकता है। प्रिस्क्राइब टाइम में आपको एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। रिपोर्ट मिल गई ट्रिब्यूनल को, सेक्शन नंबर 282 आ गया। उसके बेस पर वो डिसाइड करेगा कितने वक्त में आपका पूरा का पूरा वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट आफ्टर हियरिंग द क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज लिक्विडेटर, वो इस टाइम लिमिट को रिवाइज भी कर सकता है। कौन? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर कर सकता है कि इसको हम गोइंग कंसर्न बेचें या इसकी एसेट्स को सेल आउट करें। ये सेल आउट करने के लिए हमको एक सेल्स कमेटी बनानी पड़ेगी। और ये सेल्स कमेटी क्या करेगी? कौन कौन रहेगा? क्रेडिटर रहेगा, प्रमोटर रहेगा, ऑफिसर ऑफ द कंपनी रहेगा, और ये असिस्ट करेगा लिक्विडेटर को सेल करने के लिए। अगर कोई रिपोर्ट मिली
कंपनी लिक्विडेटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी पर्सन से कि बॉस कंपनी ने कोई फ्रॉड किया था, तो लॉ ने बोला विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब वाइंडिंग अप पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या यूँ बोले वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो चल रहा है वो चलता रहेगा। गवर्नमेंट को यहाँ ऑर्डर दे देगा, सेक्शन नंबर 210 में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देंगे और वो लिक्विडेटर को बोलेगा ट्रिब्यूनल कि भाई तुम एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करो और फिर इस कंपनी को हम देखते हैं। चलें, सेक्शन नंबर 2 सेक्शन और हैं छोटे छोटे से, ध्यान से। कस्टडी ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी, अरे भाई कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी कस्टडी में होगा? सेक्शन नंबर कौन सा है? 283। वेयर अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज़ बीन मेड और अ प्रोविजनल लिक्विडेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड, द कंपनी लिक्विडेटर या द प्रोविजनल लिक्विडेटर शेल ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अपनी कस्टडी में रख लेगा वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारे इफेक्ट्स, वो सारे एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्लेम अगेंस्ट अनसिक्योर्ड डेट। लिख ले अगर इसको हम, क्लेम अगेंस्ट अनसिक्योर्ड डेट, बराबर है। चल, तो उन्होंने बोला साहब वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होगा, ये लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, तो कंपनी लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा इनको कि भाई आप कंपनी की प्रॉपर्टी सब कुछ अपनी कस्टडी में ले लें। एक बात, ऑन द एप्लीकेशन बाय द कंपनी लिक्विडेटर द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप रिक्वायर एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी, ट्रस्टी, रिसीवर, बैंकर और एजेंट टू पे, डिलीवर, सरेंडर टू द कंपनी लिक्विडेटर। मतलब अगर इन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो लिक्विडेटर किसको बोलेगा? ट्रिब्यूनल को कि सर इनके पास कोई प्रॉपर्टी है, और ट्रिब्यूनल इनको बुला के बोलेगा बेटा वो प्रॉपर्टी आप किसको दो? लिक्विडेटर को दो। सेक्शन नंबर 283। 284 बात करता है प्रमोटर, डायरेक्टर एटसेट्रा टू कोऑपरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर। लॉजिकल चीज़ है यार, इनको तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, हर चीज़ बतानी पड़ेगी किसको? लिक्विडेटर को। द प्रमोटर, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, shall extend full cooperation to the company liquidator in discharge of its function and duty। कर दिया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। नहीं किया तो आपने करी है डिफ़ॉल्ट, 6 महीने का रहना खाना फ्री है। फाइन कितना लगेगा? मात्र 50,000 रुपये या दोनों। सेक्शन नंबर 283। 281 में रिपोर्ट है, 282 में रिपोर्ट के बेस पर डायरेक्शंस हैं, 283 में उसके आगे का प्रोसेस है कि जो प्रॉपर्टी है वो सब किसकी कस्टडी में जाएगा? लिक्विडेटर की कस्टडी में जाने वाला है। 284 में पनिशमेंट की बात करी, असिस्टेंस नहीं दिया तो 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है। फाइन कितना है? 50,000 रुपीज़। सेक्शन नंबर 285 क्या बोलता है ये? ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजर। सेक्शन नंबर कौन सा है? 286, सॉरी सेक्शन नंबर 286 है। इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, बट यहाँ पर हमने क्या शब्द लिखा? लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर या मैनेजर इज अनलिमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो एडिशनल लायबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट एज अ ऑर्डिनरी मेंबर, हाउएवर नॉट लाइबल टू कंट्रीब्यूट इन बिलो केसेस में आपको कोई एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला, इफ़ ही सीज टू होल्ड ऑफिस फॉर अ ईयर और अपवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अगर बंदे ने ऑफिस छोड़ दिया था, सब वाइंडिंग अप आज स्टार्ट हो रहा, आज से प्रीवियस 1 साल पहले ही बंदे ने ऑफिस छोड़ दिया था, सब खत्म। ये एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। इफ़ एनी डेट और लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द सीज टू होल्ड ऑफिस, सब आज ऑफिस छोड़ दिया, आज से 2021 में 22 में सब आपकी लाइबिलिटी आ गई, लॉ ने बोला उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। या फिर ट्रिब्यूनल को लगता है कि हमारे पास पर्याप्त एसेट्स हैं क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए और अभी इनसे ज़रूरत नहीं है, तो फिर एडिशनल अमाउंट ज़रूरत नहीं है कंट्रीब्यूट करने की। इफ़ ट्रिब्यूनल डीम्स इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स डेट और इट इज़ नॉट नेसेसरी, यहाँ पर नॉट आएगा।
इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि पर्याप्त असेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं थर्ड पॉइंट में, तो भी आपको एडिशनल अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डेटर लायबिलिटी बिकॉज एग्जिस्टिंग because existing amount is sufficient to satisfy creditors claim। बराबर है, ट्रिब्यूनल को लगता है तो वो आपको मना कर देगा कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है एडिशनल अमाउंट देने की, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग अमाउंट पड़ा है और वो पर्याप्त है, सब सेटिस्फाई करने के लिए किसके क्लेम को, क्रेडिटर्स को क्लेम को। तो ये हमारा सेक्शन नंबर कौन सा हुआ यार, 284, 286, 283, 281 एंड 282। तो हमने सेक्शन नंबर 281 से लेकर 286 में, जिसमें 285 नहीं किया है वो हम कल देखेंगे, बट ये वाली प्रॉब्लम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाले कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पूरी जो सेक्शन की सीरीज़ है वो पूरा का पूरा एक ही टॉपिक से डील करता है, राइट।